ओम शांति स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में एटॉमिक साइज डिस्कस कर रहा था। अब मैं कुछ उससे रीजनिंग क्वेश्चन या पीरियोडिक ट्रेन ऑफ एटॉमिक साइज का डिस्कस करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। पिछले बार एक क्वेश्चन दिया था, साइज ऑफ केटायन is always smaller than its parent atom. Explain it या why। जैसे आपका सोडियम एक एटम है, इससे जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो केटायन बनता है, 1 पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका केटायन हुआ और ये हुआ आपका एनायन। तो क्वेश्चन है यहाँ आपका, साइज ऑफ केटायन ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। तो जैसे ये सोडियम केटायन का साइज ये है, तो उससे थोड़ा बड़ा होगा आपका सोडियम का। तो किसी भी केटायन का साइज अपने पेरेंट एटम से स्मॉलर होता है। रीजन क्या है इसका समझिए। किसी भी एटम से जब इलेक्ट्रॉन आप निकालते हैं तब केटायन बनता है। व्हेन यू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, what happens? Either the outermost shell is removed, or if not, the nucleus charge per electron increases। इस बात को समझ लीजिए। दो बात बताएं। जैसे ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1, ये 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट किए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 है। तो जब आप इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो ये Na+ बनता है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आपको रिमेनिंग सेल आपको 2 बचता है। थर्ड ऑर्बिट तो डिसिपेयर्ड हो गया, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन था। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो नेचुरली नंबर ऑफ ऑर्बिट आपका एक गायब हो गया आउटर मोस्ट, तो आपका साइज तो छोटा होगा ही। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, सेकेंड में 2s 2p है, और ये थर्ड ऑर्बिट था। तो थर्ड ऑर्बिट का 3s1 निकल जाने के बाद ये आपका अब साइज ये रह गया। पहले था यहाँ तक, अब ये साइज ये हो गया। तो रेडियस तो आपका ऐसे डिक्रीज हो गया। अब किसी किसी केस में आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन निकलने पर सेल आपको डिसिपेयर नहीं हुआ। जैसे ये ऑक्सीजन का है, ये 8 है, इसका कॉन्स्टेंट करते हो 1s2 2s2 2p4। तो आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन जब आप निकालते हो तो आपका O+ बनेगा, तो यानी यहाँ 2p1 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो सेल में तो इलेक्ट्रॉन अभी भी है, 2p3 रह जाएगा। तो आपका तो सेल डिसिपेयर नहीं हुआ। लेकिन इसमें ऑक्सीजन एटम में पहले आपका 8 इलेक्ट्रॉन के लिए आपका 8 प्रोटॉन था, यानी न्यूक्लियस चार्ज पर इलेक्ट्रॉन आपका वहां पर 1 यूनिट था। लेकिन अब आफ्टर रिमूविंग द 1 इलेक्ट्रॉन, द एटॉमिक नंबर तो आपका वही रहेगा, यानी प्रोटॉन नंबर वही रहेगा 8 प्रोटॉन, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 के बजाय आपका क्या हो जाएगा, 7 रह जाएगा। तो आपको 7 इलेक्ट्रॉन के लिए आपको 8 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीजेज। तो ये दो बात आ सकता है। whenever you remove the electron from outermost orbit, either outermost cell disappear, तो सेल डिसिपियर हो गया तो ऑटोमेटिकली साइज छोटा हो गया। और इफ नॉट सपोज आउटर मोस्ट सेल डिसिपियर नहीं होता है तो आपको पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज कर जाता है। तो जब आपका पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल क्या होगा, पुल्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, थोड़ा कंट्रैक्शन हो जाएगा डी टू इंक्रीज न्यूक्लियस चार्ज। तो ऐसे केस में भी आपका O2+ का जो साइज है दैट विल बी स्मॉलर देन द पेरेंट एटम O। तो आप इसी को समझ गए होंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड आउट फ्रॉम outermost orbit, either the outermost cell is disappeared, or if not, the per electron nucleus charge increases. Consequently, force of attraction increases, so outermost cell pulls towards the nucleus.
जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो सेल क्या होगा, चारों ओर से थोड़ा कंटेक्ट हो जाएगा. इन दिस वे यू कैन से द साइज ऑफ कैटायन ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम. तो अब आप इसको दूसरा आपका एक क्वेश्चन लेंगे एनायन से रिलेटेड. द साइज ऑफ एनायन ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम. Size of anion is always greater than its parent atom. अब जब कोई न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो आपको नेगेटिवली चार्ज होगा, दैट मीन्स वो एनायन बन जाएगा. जैसे क्लोरीन है, इसमें आप बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये Cl माइनस हो जाएगा. अब सपोज क्लोरीन का न्यूट्रल एटम का साइज क्लोरीन का इतना है, तो आप क्लोराइड का बोल रहा है ग्रेटर, तो थोड़ा उससे बड़ा हो जाएगा Cl माइनस का. तो आपको ये रीजन देना है कि जब आप इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल एटम में डालते हैं दैट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, या आपको एनायन में डालते हो तो फिर 1 मोर यूनिट नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा. तो इससे क्या होगा, जैसे क्लोरीन में 17 एटॉमिक नंबर है तो 17 इलेक्ट्रॉन के लिए 17 प्रोटॉन है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आप डाल देते हैं तो ये 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और प्रोटॉन 17 होगा. तो आपको पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस चार्ज डिक्रीज कर गया. पहले 17 इलेक्ट्रॉन के लिए 17 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, अब 18 इलेक्ट्रॉन के लिए आपका 17 पॉजिटिव चार्ज है, 17 यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो आप कहेंगे कि आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका डिक्रीज कर गया, न्यूक्लियस चार्ज डिक्रीज कर गया पर इलेक्ट्रॉन. तो थोड़ा सा आपका आउटर मोस्ट सेल आपको फ्रीडम पालेगा, दैट गेट्स फ्रीडम टू मूव स्लाइटली अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, और इस तरह से साइज एलोंगेट हो जाएगा और साइज हमेशा एनायन का ग्रेटर होगा. तो आप इसमें लिख सकते हैं कि when the electron added to neutral atom that becomes the anion and hence the size of anion always becomes greater than its parent atom because on addition of electron the nucleus charge per electron decreases. Consequently, the force of attraction decreases and outermost shell pulls slightly away from the nucleus, and in this way the size of anion slightly elongated and we can say the size of anion is always greater than its parent atom. अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आप आएंगे पीरियोडिक ट्रेन में. What happens when you move from left to right in period and what happens when you go down the any group from top to bottom? साइज में क्या फर्क पड़ता है? तो आप यहाँ ऐसे सिंबॉलिक कर दे सकते हैं. एटॉमिक साइज लिख सकते हैं आपका पीरियड में डिक्रीजेस, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड इंडिकेट कर रहा है और ये आपका वर्टिकल लाइन को ग्रुप इंडिकेट करेगा किसी भी पीरियोडिक टेबल में. तो आपको यहाँ आप लिख सकते हैं ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, किसी भी ग्रुप में लिखें. आपको एक एग्जांपल में दिखा रहा हूं, जैसे लिथियम है, ये फर्स्ट एक ग्रुप का एलिमेंट है. लिथियम के बाद सोडियम आया, पोटेशियम आया, रुबेडियम आया, इस तरह से. ये हाइड्रोजन है पहला, ये 1s1 हुआ, इसमें आपको 1s2 2s1 हो गया, इसमें 1s2 2s2 2p6 3s1 हो गया, इसमें आपका 4s1 हो जाएगा, इसमें 5s1 हो जाएगा. तो आप देख रहे हैं किसी भी पीरियड किसी भी ग्रुप का एलिमेंट का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं तो आप देखते हैं हर एक के बाद आपका नया ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चला जाता है. यानी ये लिथियम के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में था, सोडियम में थर्ड ऑर्बिट, एक नया ऑर्बिट आ गया. जैसे पोटेशियम में जाते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में चला जाता है, एक नया सेल डेवलप हो गया. फिर रुबेडियम का इसी तरह से फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चला गया. तो इस तरह से जैसे हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट है ये आपका, लेकिन लिथियम का आपका इलेक्ट्रॉन आपका सेकेंड ऑर्बिट तक चला गया तो साइज बढ़ गया. आपका सोडियम में आपको तीसरा ऑर्बिट तक गया है तो साइज थोड़ा बड़ा हो गया. इस तरह से एटॉमिक साइज आपका बढ़ता जाएगा, कारण कि हर बार आपका इलेक्ट्रॉन गो टू द न्यू ऑर्बिट,
तो ऑटोमेटिकली नया ऑर्बिट में चला जा रहा है तो साइज तो बढ़ जाएगा। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप द एटॉमिक साइज increases because the valence electron go to a new orbit when you move from top to bottom in any group। तो आपका ये एक पॉइंट आ जाएगा कि हर बार नया ऑर्बिट में चला जा रहा है और न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है, लेकिन क्या है कि न्यूक्लियस चार्ज जिस रिस्पेक्ट से बढ़ रहा है वो ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्टिव जो होता है, हर बार इलेक्ट्रॉन नया सेल में चला जाता है। तो इंक्रीज न्यूक्लियस चार्ज के कंपैरिजन में आपका नया ऑर्बिट में जाने से वो ज्यादा डोमिनेट करता है डिस्टेंस का, साइज का, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि न्यूक्लियस चार्ज आपका भले बढ़ता है ऑन गोइंग ऑन द ग्रुप, लेकिन इलेक्ट्रॉन हर बार नया ऑर्बिट में चले जाने से उसका एटॉमिक साइज आपका न्यूक्लियस चार्ज बढ़ने से कंट्रैक्शन थोड़ा सा होगा फोर्स, लेकिन क्या है कि नया ऑर्बिट में चला गया तो थोड़ा कंटेक्ट होगा, फिर भी आपका थर्ड ऑर्बिट के कंपैरिजन में फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो साइज तो बड़ा ही रहेगा। तो ये हुआ। आप पीरियड में क्या है कि आप एक पीरियड का ले लीजिए, जैसे आप लिथियम है, आपका बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, इस तरह से इसका 1s2 2s1 हुआ, इसका 1s2 2s2 हो गया, इसका 1s2 2s2 2p1 हो गया, इसका 1s2 2s2 2p2 हो गया। आप देख रहे हैं, सॉरी 2, तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन सभी में सेकेंड ऑर्बिट में गया है। आपका भले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है और ये सेकेंड ऑर्बिट है, भले इलेक्ट्रॉन आपका जैसे जैसे आप मूव करते हो लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन एडेड टू सेम ऑर्बिट, तो ऑलमोस्ट डिस्टेंस न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल है का सेम है, लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस चार्ज भी बढ़ रहा है, लेकिन साइज तो ऑलमोस्ट वही है। तो न्यूक्लियस चार्ज बढ़ने के कारण क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से चारों ओर ये कंट्रैक्ट हो जाता है साइज, तो इसलिए जैसे जैसे मूव करेंगे अकॉर्डिंगली, जैसे न्यूक्लियस चार्ज बढ़ा यानी एटॉमिक नंबर बढ़ा यानी न्यूक्लियस चार्ज बढ़ा, तो जैसे जैसे न्यूक्लियस चार्ज बढ़ा कंट्रैक्शन अकॉर्डिंगली आपको और ज्यादा होता जाएगा, यानी साइज आपका डिक्रीज करता जाएगा। तो किसी भी पीरियड में व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड the atomic size decreases because the electron added to same orbit and with increased atomic number in nucleus charge increases, consequently force of attraction increases, and the force of attraction increases means the outermost cell slightly pulls towards the nucleus and hence जैसे एक के बाद एक में जाते हैं तो कंट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा हो गया तो साइज और आपका कम होता चला जाएगा। तो किसी भी पीरियड वाला का एटॉमिक साइज आपका डिक्रीज कर जाता है। दिस इज द पीरियोडिक ट्रेंड फॉर द एटॉमिक साइज इन पीरियड एंड एटॉमिक साइज इन ग्रुप। तो आपको याद रखना है कि किसी भी ग्रुप में एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है और किसी भी पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज कर जाता है। ये अलग बात है कि एक्सेप्शन है आपका कहीं कहीं, जैसे आपको 7th ग्रुप में 7th ए और 0 ग्रुप है, जैसे यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ नियन है, यहाँ आपका क्लोरीन है, यहाँ आर्गन है। तो जैसे ही फ्लोरीन के बाद नियन आता है एक पीरियड में, तो पीरियड में घटता जाता है, तो अकॉर्डिंगली नियन का साइज फ्लोरीन से छोटा होना चाहिए, लेकिन नियन का साइज ग्रेटली स्लाइटली ग्रेटर देन फ्लोरीन एटम है, और क्लोरीन से साइज आर्गन का छोटा होना चाहिए, बट साइज ऑफ आर्गन स्लाइटली ग्रेटर देन द फ्लोरीन एटॉमिक साइज। तो रीजन क्या है कि इसमें आपका आउटर मोस्ट सेल क्लोज हो जाता है, ऑक्टेट पूरा हो जाता है, तो क्या होता है आउटर मोस्ट सेल ये इनर्ट हो जाता है केमिकली, एंड ड्यू टू कंप्लीट द सेल द आउटर मोस्ट सेल गेट्स फ्रीडम टू मूव फ्रॉम अवे टू द न्यूक्लियस। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका थोड़ा सा स्टेबल होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है, और क्या होता है आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन थोड़ा स्लाइटली अवे हो जाता है। तो नियमतः आपका इसका साइज छोटा होना चाहिए, लेकिन सेल क्लोज हो जाने से दैट गेट्स द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एंड द आउटर मोस्ट सेल स्लाइटली पुल्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ड्यू टू द स्टेबल कॉन्फिगरेशन, और इन दिस वे द 0 ग्रुप एलिमेंट अकॉर्डिंगली स्मॉलर देन द हैलोजन फैमिली एलिमेंट। तो ये आपका एक्सेप्शन में आएगा। तो इस तरह से ऐसे जनरल ट्रेंड यही है कि पीरियड में घटता जाएगा, ग्रुप में बढ़ता जाएगा, बट यू मस्ट नो द एक्सेप्शन। तो ये हुआ आपका एटॉमिक साइज।
अब हम नेक्स्ट टर्मोलॉजी में आते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 3 इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है। फिर इसी का एक एक करके पीरियोडिक ट्रेंड होगा कि ग्रुप में क्या होगा इसका, आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं इसको, और आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन आईपी और आईई से भी होता है। फिर आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, ये अपोजिट वर्ड हो गया इसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको हम लोग ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। फिर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये 3 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ई एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग डेफिनेशन एक एक करके जाने, फिर हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड में आएंगे। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर हो जाता है, और इसमें आपका डायगोनल रिलेशनशिप आएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट वगैरह, और थोड़ा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर भी डिस्कस कर देंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल। बाकी ये चैप्टर आपको रीजनिंग बेस्ड है, तो कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो आपका हाईएस्ट लोवेस्ट इस तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये सब पूछेगा, या अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आप आईपी, या आपका एटॉमिक साइज अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तरह से आपको कुछ रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है, कुछ एक्सेप्शन वाला आता है, तो उस पर भी ध्यान देना है। तो मेन है आपको पीरियोडिक ट्रेंड समझना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो देखिए, एक एटम का साइज इतना बड़ा है, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम दिखाया है। एक एटम का साइज थोड़ा बड़ा है, उसका न्यूक्लियस है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इसका रेडियस थोड़ा बड़ा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा। अब आपको पता है कि इस एटम से एटम ए और एटम बी है, इससे जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपको जो एनर्जी लगेगा निकालने में, क्योंकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, जब इसके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो नेचुरली सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड। लेकिन आप जब बी एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो थोड़ा साइज बड़ा है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल आपको कम है कंपेयर टू ए, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने में थोड़ा कम एनर्जी लगेगा। कहने का मतलब जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो उसमें कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ता है। तो किसी भी एटम के लिए एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगता है उसी को आयनेशन एनर्जी बोलते हैं। लेकिन एक एटम की बात करते हैं तो ये एटम को गैसियस स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि सॉलिड स्टेट में लेगा, लिक्विड स्टेट में आएगा तो इर्द गिर्द कोई एटम आपका क्लोजर होता है। लेकिन गैसियस स्टेट में क्या होता है, एटम सेपरेट होता है एक दूसरे से। इसलिए नहीं तो मान लीजिए आपको सॉलिड स्टेट में कोई एटम है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं, इसके क्लोज में कोई दूसरा एटम है, यहाँ भी न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, तो हर एटम एक दूसरे का न्यूक्लियस से या आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन अट्रैक्शन होता है। इसका न्यूक्लियस है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्सन होगा। यानी दो जब एक दूसरे के नजदीक में रहेगा तो उसका कहीं न कहीं इफेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन आपका काम करता रहता है। इसलिए जब हम लोग डेफिनेशन लेते हैं तो एक सिंगल एटम का होना चाहिए, और सिंगल एटम सिर्फ गैसियस स्टेट में आ सकता है, लिक्विड सॉलिड में पॉसिबल नहीं है। इसलिए डेफिनेशन में ये वर्ड यूज करना होगा। जो हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं निकालने का, तो वो होना चाहिए आइसोलेटेड, मैंने सिंगल आइसोलेटेड गैसियस एटम। समझ गया होगा मेरे ख्याल से, आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो यहाँ तो आप समझे किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगता है दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। लेकिन इसमें आपको ये वाला जोड़ना पड़ेगा, किस एटम से, तो आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो अभी हम लोग इसको डिफाइन करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल को। मेरे ख्याल से समझ गया होगा, किस दुनिया का नाम है आईपी, यानी किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसमें एनर्जी लगता है, तो उस एनर्जी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज एनर्जी रिक्वायर्ड, इसलिए टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, कहाँ से करेंगे, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम
outermost orbit of an isolated gaseous atom। ठीक है, ये हुआ आईपी का डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं ऐसे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, रिमूव्ड आउट कर भी सकते हैं, टू रिमूव आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी की जरूरत होता है उसी को हम आयनेशन पोटेंशियल बोलते हैं। तो अभी हम बता रहे थे यदि एटम का साइज छोटा है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, और यदि साइज बड़ा है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में थोड़ा कम एनर्जी लगेगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो कैटायन हो जाता है। कहने का मतलब क्या आईपी वैल्यू इंडिकेट करता है यदि आपका इजिली आयनाइज हो जा रहा है यानी इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है तो लो आईपी वैल्यू होगा, और यानी ये मेजर करता है कि फॉर्मेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, कौन कितना आसानी से कैटायन बना सकता है, वो डिपेंड अपॉन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउट द इलेक्ट्रॉन। कम एनर्जी की जरूरत पड़ता है यानी इजिली वो कैटायन बनेगा, ज्यादा एनर्जी की जरूरत है यानी वो कैटायन बनने का ज्यादा टेंडेंसी नहीं है, आपका लो टेंडेंसी है टू बिकम द कैटायन। तो इस वे में आप कह सकते हैं कि आयनेशन एनर्जी मेजर टू इज द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, ये भी बोल सकते हैं आयनेशन एनर्जी मेजर टू आयनेशन एनर्जी मेजर टू इज द formation of cation। Lower the ionization energy, greater is to formation of cation। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गया होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगा तो उसको हम लोग फर्स्ट आयनेशन एनर्जी करेंगे तो IE1 से रिप्रेजेंट करेंगे, and the energy required to remove out the second electron, that is known as the second ionization energy। तो first ionization energy, second ionization energy means the energy required to remove first electron from outermost orbit, that is called first ionization energy, and the energy required to remove the second electron from outermost orbit, that is known as the second ionization energy। तो इस तरह से आपका आयनेशन एनर्जी हुआ। अब इसका पीरियोडिक ट्रेंड जान लीजिए या आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ लीजिए, दोनों का अपोजिट सेंस है, अपोजिट वर्ड है। यहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड का बात बोलते हो इलेक्ट्रॉन निकालने में, तो उसी तरह किसी एटम में हम जब इलेक्ट्रॉन डालते हैं, जैसे ये क्लोरीन है तो इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो ये बिकम हो जाएगा एनायन, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब डालते हैं मीन्स यू आर एडिंग द एनर्जी। तो किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन जब डालते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी की जरूरत पड़ता है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को डालने में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एड करने में एनर्जी रिलीज होता है। क्यों रिलीज होता है कि हर ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स है, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू एड द इलेक्ट्रॉन मींस यू आर एडिंग द एनर्जी, और उस ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स है तो क्या करेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी जब तक निकालेगा नहीं तो उसको एकोमोडेट नहीं करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन को एडिशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होता। बट जब एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा आपका एड हो गया न्यूट्रल एटम में तो नेगेटिव चार्ज हो गया, फिर से आप जैसे ये ऑक्सीजन का 1 नेगेटिव हो गया, अब इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन एड करने जा रहे हैं तो यानी जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो 2 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो जब पहले ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन डालने से आपको एनर्जी जो रिलीज हुआ वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुआ, लेकिन जैसे दूसरा इलेक्ट्रॉन डालने जाएंगे तो आपको उसमें रिपल्सन फोर्स काम करने लगेगा, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज हो चुका है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव आता है तो रिपल्सन फोर्स काम करेगा, फिर एकोमोडेट इजिली नहीं होगा। तो एकोमोडेट करने के लिए सम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द रिपल्सन फोर्स। तो जब आपके इस रिपल्सन फोर्स को ओवरकम करेगा तब वो इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करेगा। इन दिस वे यू कैन से सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी सेकेंड इलेक्ट्रॉन को एड करने में एनर्जी रिलीज के बजाय एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपका एनर्जी
रिलीज होता है, बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपका एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। तो ये इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन वहाँ आइसोलेटेड गैसेस एटम की बात करता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करने की बात करता है, इसलिए उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आयनेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी की जरूरत पड़ता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपको इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में एनर्जी रिलीज होता है। तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन बनेगा, इट इज डिफाइंड एज एनर्जी रिलीज on addition of electron in outermost orbit of an isolated gaseous atom। यहाँ भी सिंगल एटम और गैसियस स्टेट में होना चाहिए, गैसियस एटम, एंड इट इज इंडिकेटेड बाय EA। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जो एनर्जी रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA1 बोलेंगे, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब बात करेंगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, इसलिए यहाँ आप लिख सकते हो इट इज डिफाइंड एज एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब हुआ सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में, ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो आपको इलेक्ट्रॉन डालने में आपको एनर्जी रिलीज होता है और वो एनायन बनता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेजर टू इज द फॉर्मेशन ऑफ एनायन। कम एनर्जी आपको ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, मतलब उसका ज्यादा टेंडेंसी है आपको एनायन बनने का, और कम एनर्जी हो रहा है मतलब कि उसको उतना एनायन बनने का एनर्जी आपका ये एनायन बनने का टेंडेंसी नहीं है। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब नेक्स्ट आप टर्मिनोलॉजी जान लीजिए, तो एक साथ हम पीरियोडिक ट्रेन डिस्कस कर देंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हर एटम जो है आपका एक दूसरे एटम को खींचता है प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। जैसे ये अमोनिया है तो हाइड्रोजन भी अपने ओर खींचेगा, नाइट्रोजन भी अपने ओर खींचेगा। तो एक एटम दूसरे एटम को कितना अपने ओर खींचता है, तो हर एक का पावर ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। तो जिसका जितना ज्यादा पावर ऑफ अट्रैक्शन है वही उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। तो ये आपका डेफिनेशन क्या बनेगा, इट इज डिफाइंड एज पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एन एटम टू द अदर एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में एक एटम दूसरे एटम को कितने ताकत से अपने ओर खींचता है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या बना, इट इज डिफाइंड एज power of attraction, it is defined as power of attraction of an atom to other atom present in molecule। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का एक मैथमेटिकल भी रिलेशन आया है, जो आयनेशन पोटेंशियल का वैल्यू होगा एटम का और इलेक्ट्रो एफिनिटी का जो वैल्यू होगा उसमें डिवाइडेड बाय 5.6 है आपका। तो ये वैल्यू से भी हम किसी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते हैं। यदि उस एटम का IP वैल्यू पता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पता है, समेशन करके आपको 5.6 से डिवाइड करेंगे। ये फॉर्मूला एक साइंटिस्ट द्वारा दिया गया है, तो इसके आधार पे हम लोग किसी भी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हैं। टेबल प्रोवाइड किया हुआ है, उसमें लिखा हुआ रहता है। तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और पीरियोडिक ट्रेन में आप जानिए, ये हुआ ग्रुप। तो आपका आयनेशन पोटेंशियल का बात करेंगे, सॉरी ये ग्रुप है, सॉरी ये पीरियड हो गया ना, ग्रुप तो ये हुआ डाउनवर्ड, ये ग्रुप हो गया। तो हम लोग चर्चा करेंगे आयनेशन पोटेंशियल का। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड द IP वैल्यू इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज एटॉमिक साइज।
क्योंकि किसी पीरियड में एटॉमिक साइज आपका डिक्रीज करता है, तो जैसे जैसे डिक्रीज करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल ज्यादा होगा, तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगा। और ग्रुप में व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, कंसिक्वेंटली द आयनेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो ग्रुप में आयनेशन पोटेंशियल क्या लिखेगा, डिक्रीजेज, और पीरियड में क्या होगा, इंक्रीजेज, ये इंक्रीज करेगा किसी भी पीरियड में। अब एक्सेप्शन छोड़कर, जैसे अभी आगे भी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ आयनेशन पोटेंशियल बताएंगे, तो उसको ध्यान रखना है। तो आप इसी पीरियोडिक ट्रेन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आपका वही ट्रेन होगा, डिक्रीजेस और इसमें इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का भी वही ट्रेन होगा जो आपका आईपी का है। तो तीनों का एक ही ट्रेन है, पीरियड में बढ़ेगा और ग्रुप में घटेगा। तो आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आप जान लीजिए कि क्यों आपका ऐसे डिक्रीज करता है ग्रुप में। जैसे आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये एक्सेप्शन आ गया। थोड़ा सा हम दूसरा ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन में थोड़ा एक्सेप्शन है, उसको अलग से डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपका ये आपका सेकेंड ऑर्बिट है आपका सपोज, और किसी का साइज बड़ा है और उसमें आपका क्या है, थर्ड ऑर्बिट हो गया, वो इससे ये थोड़ा बड़ा है, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ है, इसका आउटर मोस्ट ये है। अब यू आर एडिंग द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट एंड यू आर एडिंग द इलेक्ट्रॉन टू दिस ऑर्बिट। क्या होगा, क्यों इसमें एनर्जी कम रिलीज होगा, उसमें ज्यादा क्यों होगा? तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता है एनर्जी बढ़ता है, विथ इंक्रीज द एनर्जी लेवल और रेडियस द एनर्जी इंक्रीजेज। जैसे आपका फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कम होता है, देन एल देन एम, इस तरह से। तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा उसमें एनर्जी बढ़ता जाता है। तो हम एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहे हैं, ये सेकेंड ऑर्बिट है, मान लीजिए आपका 5 किलो जूल पजेस करता है। हर ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स होता है। ये थर्ड ऑर्बिट है, उससे थोड़ा ज्यादा एनर्जी पजेस करेगा, तो इसको मान लेते हैं 7 किलो जूल। ठीक है, यू आर एडिंग द इलेक्ट्रॉन मीन्स यू आर एडिंग द एनर्जी। अब इस इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए आपका 10 किलो जूल एनर्जी है, आप ऐड करने जा रहे हैं, तो इस ऑर्बिट में तो 5 किलो जूल ही रख सकता है, इस ऑर्बिट में उससे ज्यादा नहीं रख सकता। अब ये इलेक्ट्रॉन के पास आपको 10 किलो जूल है, इस ऑर्बिट में सिर्फ 5 किलो जूल रख सकता है। तब क्या करेगा, ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 किलो जूल रखेगा, बाकी 5 किलो जूल क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो इसमें 5 किलो जूल रिलीज कर रहा है, रिलीज एनर्जी जो हुआ आपका 5 किलो जूल। लेकिन ये आपको थर्ड ऑर्बिट में करने जा रहे हैं, ग्रेटर साइज है, नया ऑर्बिट इसमें है, उसके कंपैरिजन में 7 किलो जूल एनर्जी पजेस करता है, यानी और ये इलेक्ट्रॉन यू आर एडिंग द 10 किलो जूल, तो इसमें तो 7 किलो जूल पजेस करता है, यानी 7 किलो जूल रखेगा, रिमेनिंग एक्स्ट्रा 3 किलो जूल को रिलीज करेगा। तो इसमें 3 किलो जूल एनर्जी आपको रिलीज कर रहा है। तो इसके इस डाटा के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा, यानी उसमें आपको लेस एनर्जी रिलीज होगा इन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आपको सेकेंड ऑर्बिट में ऐड कर रहे थे तो आपको 5 किलो जूल रिलीज हुआ, लेकिन आपको थर्ड ऑर्बिट में ऐड करने जा रहे हैं तो आपको 3 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुआ। तो ये रिलीज आपका कम हुआ, 5 किलो जूल से अब थर्ड हो गया, फोर्थ में जाएगा उससे भी कम होगा। कहने का मतलब विथ इंक्रीज एटॉमिक साइज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गया, डिक्रीजेस। आईपी वैल्यू भी डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 7th ग्रुप का। तो आपको ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, ये कंसेप्ट अभी आप सीखे थे। लेकिन ये दोनों में एक्सेप्शन है, इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज का कम होना चाहिए, लेकिन उल्टा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, जबकि इसमें आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन is smaller than that of chlorine। ठीक है, तो क्या इसका रीजन है, इसको समझना है। तो अब देखिए, ये स्मॉलर साइज है, फ्लोरीन इज स्मॉलेस्ट इन एटॉमिक साइज,
और ये साइज में बहुत है आपका। ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी इसमें आपको कम रिलीज क्यों होता है? कारण इसका है, इसको ज्यादा होना चाहिए लेकिन कम हो गया। कम होने के कारण क्या है, इसको समझना है। जैसे आपको पर एटॉमिक वॉल्यूम, जैसे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहाँ तक इस साइज में मूव कर रहा है, अब वही इलेक्ट्रॉन इतना साइज में करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गया। तो साइज फ्लोरीन और क्लोरीन में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। तो लिखेगा कि फ्लोरीन इज स्मॉलेस्ट इन साइज and per atomic volume electron density is much higher. During addition of electron, the repulsion force occurs in case of fluorine atom. जैसे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मच हाइयर है कंपेयर टू दैट क्लोरीन, तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन एड करने जाएगा तो रिपल्सन फोर्स काम करेगा। तो इसमें एकोमोडेशन के लिए आपको कुछ एनर्जी आपको यूटिलाइज कर लेता है रिपल्सन फोर्स को ओवरकम करने के लिए। So some energy utilized to overcome the repulsion force, then the electron accommodated and ultimately less amount energy release. तो जितना एनर्जी इसको रिलीज करना चाहिए नहीं कर पाता, उसी एनर्जी में क्या करता है, रिपल्सन फोर्स को ओवर करने में यूटिलाइज कर लेता है। That's why the electron affinity of fluorine is smaller than that of क्लोरीन। इसका कम होना चाहिए लेकिन उल्टा है, फ्लोरीन का ही कम है और इसका ज्यादा है। बाकी फिर पीरियोडिक ट्रेंड चलेगा, जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा। बस सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन में एक एक्सेप्शन है, तो उसको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में भी आप क्या लिखे थे, Ip प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 5.6। अब जिस एटम का Ip बढ़ेगा या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बढ़ेगा। यदि ये घटेगा तो ये भी घटेगा। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी पीरियोडिक ट्रेंड वही है जो Ip और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है। ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, while in period when you move from left to right in any period the electron negativity increases। तो ये आपका हो गया पीरियोडिक ट्रेंड। अब थोड़ा सा जान लीजिए, Ip वैल्यू का इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर थोड़ा समझा देना चाहता हूँ। लिख सकते हैं इसमें इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो पहला आप लिख सकते हैं एटॉमिक साइज, दूसरा लिख सकते हैं न्यूक्लियस चार्ज, तीसरा लिख सकते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चौथा में स्क्रीनिंग इफेक्ट भी लिख सकते हैं, इफेक्ट, और इसी को शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। तो पहले तो आप जान गए हैं कि विथ इंक्रीज एटॉमिक साइज Ip वैल्यू डिक्रीजेज। साइज बड़ा होगा तो लेस अमाउंट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउट द इलेक्ट्रॉन। जैसे इससे बड़ा ये हो गया तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी लगेगा। तो विथ इंक्रीज एटॉमिक साइज Ip वैल्यू डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। फिर न्यूक्लियस चार्ज, विथ इंक्रीज न्यूक्लियस चार्ज द Ip वैल्यू इंक्रीजेज। न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो इसमें Ip वैल्यू बढ़ेगा। और टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप जान रहे थे हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल remains in maximum stability, remains in maximum stability। ठीक है। तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल रहेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा ही नहीं, चूंकि स्टेबल कॉन्फिगरेशन रहता है तो आपको इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होता है विथ न्यूक्लियस में स्टेबल कॉन्फिगरेशन के चलते। इनर्ट एलिमेंट में भी स्टेबल कॉन्फिगरेशन है। तो एक ये केस हुआ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। दूसरा हुआ NH2NP6 कॉन्फिगरेशन, ये इनर्ट एलिमेंट का कॉन्फिगरेशन है, तो ये स्टेबल कॉन्फिगरेशन है। तो इस तरह से आपको इसमें Ip वैल्यू ज्यादा होगा। तो इसमें एक्सेप्शन भी आ जाता है, जैसे आपको 5th A और 6th A का एलिमेंट में कंपेयर कीजिए, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है।
तो ऐसे तो ये साइज आपका ऑक्सीजन स्मॉलर देन नाइट्रोजन है, तो नियमतः इसका आईपी वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। लेकिन उल्टा है कि आईपी वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन ग्रेटर देन आईपी वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जैसे कॉन्फिशन इसका करते हो 1s2 2s2 2p3, इसका कॉन्फिशन जब करते हो 1s2 2s2 2p6, भले आपका सॉरी 4, तो ये इसमें आपको p में 3 ऑर्बिटल 1 2 3 4, इसमें देखिए आपका हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो रहा है, तो ये स्टेबल कॉन्फिशन हो गया। भले इसका एटॉमिक साइज आपका बड़ा है, उससे इसका कम होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू स्टेबल कॉन्फिशन द मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए आईपी वैल्यू ऑफ फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंगली ग्रेटर देन द सिक्स्थ ग्रुप एलिमेंट। उल्टा यहाँ स्टेटमेंट आ गया, तो ये ध्यान देना है। इस ग्रुप में जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, ऑक्सीजन सल्फर है, सिलीनियम हुआ, यानी फास्फोरस का इससे ज्यादा होगा, आर्सेनिक का सिलीनियम से ज्यादा होगा। तो ये एक्सेप्शन में कहीं है, ऐसे किसी पीरियड में साइज घटते के साथ आपका आईपी वैल्यू इंक्रीज करता है, लेकिन ये फर्स्ट 6 में आपका एक एक्सेप्शन आ गया, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना है। फिर आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट है, तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है उसको समझिए पहले। तो जैसे आपका ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट हुआ, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में आपका इलेक्ट्रॉन सेल आता है, बहुत सा सेल आता है। ये सेल जो बीच वाला क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रोकता है। तो ये जो इंटरमीडिएट सेल जो है दैट इंटरवीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इससे क्या होता है कि जितना आप खिंचाव होना चाहिए वो नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालने में आसानी होता है। लेकिन 4f एंड 5f सबसेल जो होता है, 4f एंड 5f सबसेल दैट शोज पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ये भी याद रखिएगा, शोज पुअर शील्डिंग इफेक्ट, यानी जितना इसको स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा पाता है। तो उस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पुअर शील्डिंग होता है, यानी उतना खिंचाव नहीं होता है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन को निकालने में आसानी होता है। तो जहां पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो वहां आईपी वैल्यू कम हो जाएगा। ऐसे जितना ज्यादा सेल बीच में आएगा उतना ही आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे इधर लाइट उधर आपको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो एक सर्टेन इंटेंसिटी से लाइट दूसरे तरफ जाएगा, लेकिन बीच में एक कर्टेन डाल दीजिए, स्क्रीन डाल दीजिए, तो उस इंटेंसिटी का लाइट उधर नहीं जाएगा। तो ये आपका जैसे आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, इसमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन ये बीच वाला जो सेल है ना, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रुकावट डालता है। ठीक है, यदि ये नहीं रहेगा तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लेकिन बीच में बहुत जितना ज्यादा सेल आएगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रुकावट डालेगा। तो आप स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है कि द इंटरमीडिएट सेल intervene the force of attraction between nucleus and outermost cell, that is called shielding effect or screening effect। तो ये आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट जहां आपको ज्यादा होगा तो यानी आईपी वैल्यू आपका कम होगा, और यदि पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो आईपी वैल्यू आपका कम होगा और उसमें ज्यादा होगा। तो ये आपका हुआ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ द आयनेशन पोटेंशियल, यही फैक्टर आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी आप आता है। तो ये आपका यहाँ हो गया। एक आपका डायगोनल रिलेशनशिप है, वो भी टर्मिनोलॉजी में डिस्कस कर देता हूँ शॉर्ट में। तो ये आपका चैप्टर आपका पूरा हो जाता है। फिर आपको कहीं डाउट है तो आप कंसर्निंग टीचर से या आप फोन करके मेरे को पूछ सकते हैं। आप कोई भी रीजनिंग क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है तो आप फोन करके मेरे से आप डिस्कस करके आप समझ सकते हैं। ये आपको मैं फ्रीडम देता हूं आपको। तो आप यहाँ से थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, इस तरह से बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये इस तरह से आएगा। फिर बोरोन है, उसके बाद ये एल्युमिनियम आया, गैलियम आएगा ये, फिर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये इस तरह। तो ये जो 3 पेयर्ड एलिमेंट है लिथियम और मैग्नीशियम, यही आपका डायगोनल रिलेशनशिप है, इतना ही है 3 पेयर में। बेरिलियम डायगोनली एल्युमिनियम का है तो बेरिलियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्युमिनियम। उसी तरह बोरोन डायगोनली आ रहा है सिलिकॉन का, तो बोरोन शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद सिलिकॉन। यही 3 पेयर जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। डायगोनल एक स्पेशल टर्म दिया गया इसके लिए, डायगोनल रिलेशनशिप।
तो देखो एक पर्टिकुलर ग्रुप का नेचर एक जैसा होता है, लेकिन दो ग्रुप का एलिमेंट का नेचर अलग अलग होता है। लेकिन यही तीन पेयर्ड एलिमेंट है, दिस पेयर्ड एलिमेंट बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप बट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बहुत हद तक प्रॉपर्टी सेम होता है और अलग ग्रुप होने के चलते और ये डायगोनली होने के चलते इसका लिए एक स्पेशल टर्म दे दिया गया, डायगोनल रिलेशनशिप। तो हमको तो बनाना है डेफिनेशन, तो हमारा डेफिनेशन में यही तीन पेयर आना चाहिए डेफिनेशन में। तो ये आपका फर्स्ट ए है और ये सेकेंड ए है, ये थर्ड ए है, ठीक है, ये फोर्थ ए है। ये अब ये मेंबर जो डायगोनली आ रहा है फर्स्ट, बाकी तो भी डायगोनली है लेकिन डिफरेंसेस है, सिर्फ यही तीन पेयर्ड एलिमेंट है। तो काउज उसके पीछे जानना होगा, तो पहले तो डेफिनेशन जान लीजिए। ये तीन पेयर्ड एलिमेंट जो है डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनली आता है और डिफरेंट ग्रुप का एलिमेंट होने के बावजूद भी केमिकली वो सेम प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए इसका अलग टर्म दे दिया गया डायगोनल रिलेशनशिप। तो डेफिनेशन डायगोनल रिलेशनशिप में बना सकते हैं, द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू फर्स्ट ए सेकेंड एंड थर्ड ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट ए सेकेंड एंड थर्ड ग्रुप एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेकेंड पीरियड। तो आप बोलेंगे कि द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए सेकेंड एंड थर्ड ए बिलोंगिंग टू सेकेंड पीरियड। तो फर्स्ट ए का सेकेंड पीरियड ये पकड़ाया, सेकेंड ए का आपका बेरिलियम पकड़ाया, थर्ड ए का आप बोरोन पकड़ाया। दैट शोज सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज विथ वन ग्रुप अहेड ऑफ इट। तो यानी इस ग्रुप का एक ग्रुप का आगे ये हो गया एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है एक ग्रुप आगे वाले, बिलोंगिंग टू थर्ड पीरियड बोल देंगे। तो यही सब पेयर पकड़ाएगा। फिर से सुन लीजिए, द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए सेकेंड एंड थर्ड ए बिलोंगिंग टू सेकेंड पीरियड, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड का सेकेंड पीरियड का एलिमेंट यही तीनों पकड़ा है। सो सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज विथ वन ग्रुप अहेड ऑफ इट, माने अपने से एक ग्रुप आगे, बिलोंगिंग टू थर्ड पीरियड। तो इसका एक ग्रुप आगे और थर्ड पीरियड ये हो गया, इस ग्रुप का आगे ये हो गया और थर्ड पीरियड में आया, यानी ये पकड़ा है। इस ग्रुप का आगे ये फोर्थ हो गया और डायगोनली ये आया। As these paired element comes diagonally and shows similarity in chemical properties, so a special term is given diagonal relationship। ठीक है, तो सिमिलरिटी है आपका प्रॉपर्टीज में। तो आगे पी ब्लॉक में आपको ये सब आएगा रीजन। तो अभी यहाँ काउज थोड़ा जान लीजिए। काउज का कारण क्या है कि किसी भी पीरियड में एटॉमिक साइज घटता जाता है, यानी आप कहेंगे कि लिथियम से छोटा बेरिलियम है, यानी बेरिलियम से थोड़ा बड़ा हो गया लिथियम, और इधर ग्रुप में जाएंगे तो बेरिलियम से थोड़ा बड़ा मैग्नीशियम है। तो जैसे बोलते हो बेरिलियम से थोड़ा साइज बड़ा है लिथियम का, इधर ग्रुप में भी बेरिलियम से साइज थोड़ा बड़ा है मैग्नीशियम का। ठीक है, तो एक है कि ऑलमोस्ट ये जो थ्री पेयर्ड एलिमेंट है तो एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम है, एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम है और किसी डायगोनल वाला में नहीं है, ऑलमोस्ट सेम, एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम है, पहला पॉइंट। दूसरा आयनिक पोटेंशियल, आयनेशन पोटेंशियल अलग है, ये है आयनिक पोटेंशियल। आयनिक पोटेंशियल डिफाइंड एज रेशियो बिटवीन साइज ऑफ केटायन, चार्ज ऑफ केटायन कर दो, चार्ज ऑफ केटायन एंड साइज ऑफ केटायन, ये रेशियो को बोलते हैं आयनिक पोटेंशियल। और एक है आयनाइजेशन पोटेंशियल, वो अलग है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। आयनिक पोटेंशियल डिफाइंड एज रेशियो बिटवीन चार्ज ऑफ केटायन एंड साइज ऑफ केटायन। तो ये जो थ्री पेयर्ड एलिमेंट है उसका आयनिक पोटेंशियल सेम है। तो किसी भी केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए साइज ऑलमोस्ट सेम होगा, आयनिक पोटेंशियल सेम होगा तो प्रॉपर्टीज सेम रहता है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा उसका प्रॉपर्टी सेम होगा। तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम नहीं है, लेकिन आपको ये दो फैक्टर उसमें काम करता है, डी टू सेम एटॉमिक साइज एंड सेम आयनिक पोटेंशियल ऑलमोस्ट। सो दिस पेयर्ड एलिमेंट शोज सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये रीजन था। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।